हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनोप्सिस की। इसे अनुसंधान प्रस्ताव या शोध प्रारूप भी कहते हैं। तो हमारा जो सिनोप्सिस है वो कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना और किस तरीके से हमें सिनोप्सिस बनाना है, ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो जो सिनोप्सिस है ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 25 पेज से कम ही होना चाहिए। और जो हम रिसर्च टॉपिक जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल ही सरल, स्पष्ट, सुगम्य होना चाहिए, क्योंकि क्लिष्ट शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोशल वैल्यू, रिसर्च टॉपिक का समाज में मतलब एक मूल्य होना चाहिए। रिसर्च हमेशा व्यावहारिक हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर। जो सिनोप्सिस है, जो उसका टाइटल जिसको हम शीर्षक कहते हैं, वो 15 शब्दों से कम ही होना चाहिए। मेरा टॉपिक है जैसे जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में नारी चेतना। अब मैं इसमें बात करूंगी कि सिनोप्सिस किस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना देखनी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारी प्रस्तावना होती है वो एक ऐसी होनी चाहिए, संक्षिप्त सरल शब्दों में उसकी भूमिका बनाई जाती है। तो जब हम प्रस्तावना लिखते हैं तो वो जैनेंद्र के कथन से शुरू करके अपना हम मत रखते हैं। प्रस्तावना ही पूरे रिसर्च का मॉडल होता है। आगे देखेंगे कि जो प्रस्तावना होती है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। इसमें सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान से देख लें कि हमारी जो भी समस्या, जिस समस्या पे हम कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान समस्या से जुड़ी होनी चाहिए। टॉपिक के विषय की हमें बहुत अच्छी गहराई से ज्ञान होना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य का पुनरावलोकन या समीक्षा भी होनी चाहिए। समस्या का बैकग्राउंड क्या क्या है, किस पर आधारित है, जातिवाद, स्त्री समस्या, ये सारी चीजों का हमें प्रस्तावना में सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है या दिया जाता है। अब दूसरी हेडिंग है ज्ञान की वर्तमान स्थिति। जो हमारे शीर्षक है जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में नारी चेतना। तो यह शीर्षक आज वर्तमान में नारी की क्या स्थिति है या मेरे अध्ययन से नारी की शिक्षा का क्या लाभ है। जैनेंद्र के उपन्यासों को नारी, जो वर्तमान नारी की स्थिति में अंतर बताना है। तो इस तरीके से हम अपने टॉपिक को वर्तमान के साथ जोड़ते जाएंगे। परिकल्पना, तीसरा टॉपिक है परिकल्पना, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाँ, किसी भी रिसर्च को हम तैयार करते तो उसकी सबसे पहले कल्पना रूपरेखा तैयार की जाती है। यह कल्पना कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। कल्पना यथार्थ के धरातल पर होनी चाहिए, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियों से मुक्त होना चाहिए, सच्चाई और सत्यता पर आधारित होनी चाहिए, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। अब मेरा टॉपिक है जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार ने नारी को वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के रूप में सशक्त माना है। तो ये सारी चीजें एक परिकल्पना के माध्यम से दिखाई जाती हैं। उसके बाद चौथा है उद्देश्य, यथार्थ के बहुत करीब होने चाहिए। उद्देश्य जो होते हैं हमारे टॉपिक से जुड़े होने चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि जैनेंद्र की रचना में स्त्री चेतना की स्थिति और उद्देश्य के निष्कर्ष में परिणाम की पूर्ति भी होनी चाहिए। पांचवा है अध्ययन के स्रोत। जब हम इसमें अध्ययन करेंगे तो हम कैसे स्रोत लेंगे, प्राथमिक डाटा और द्वितीय। प्राथमिक डाटा होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो हम साक्षात्कार के रूप में या खुद खोज करके प्रश्नों के रूप में तैयार करते हैं। द्वितीय डाटा जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे आप देख सकते हैं समाचार पत्र, किताब, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और किसी के विचार या अन्य स्रोतों के माध्यम से भी हम अध्ययन कर सकते हैं, अपना रिसर्च तैयार कर सकते हैं। छठवां टॉपिक है शोध समस्या का सीमांकन। उपन्यास का जो एरिया होता है, वृहद एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। लेकिन मैंने जो टॉपिक लिया है जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में नारी चेतना, तो मैंने उस उपन्यास में जैनेंद्र के केवल नारी चेतना की बात की है। एक सीमांकन किया है, एक छोटा सा सीमा का अंकन किया है। इसलिए शोध की सबसे बड़ी समस्या होती है सीमांकन की। तो हम उस एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते हैं। सातवां है शोध अध्ययन की विधियां या पद्धतियां, जिसे मेथोडोलॉजी भी कहते हैं।
हम किस विधि को अपने रिसर्च में अपना रहे हैं। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक। तो हम इनमें से कौन सी विधियां ले रहे हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और साहित्य में, जैसे हिंदी में साहित्य में तो हम ज्यादातर से ऐतिहासिक विधि ही लेते हैं, और भी विधि ले सकते हैं। साक्षात्कार विधि हम ले सकते हैं, जो अगर जीवित कवियों या लेखकों पे करते हैं तो उनका हम साक्षात्कार के माध्यम से भी विधियों को अपनाते हैं। 8वां है संभावित अध्याय का विभाजन। जिस टॉपिक में हम कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अध्यायों में हम उसको विभाजित करते हैं, कौन कौन से अध्यायों पे, उसी के अनुसार हम कार्य भी करते हैं। और लास्ट, अंतिम है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो संदर्भ ग्रंथ में हम कौन कौन से आधार ग्रंथ ले रहे हैं, कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ ले रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं से और वेबसाइट से, इन सभी माध्यमों से हम अपना रिसर्च तैयार करते हैं। अपने सिनॉप्सिस को एक छोटा प्रारूप हम रिसर्च का तैयार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बताऊंगी आपको आगे। धन्यवाद।